हेलो दोस्तों, मैं संजीव और आज मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूँ जीके जीएस का एक नया प्रैक्टिस सेट। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 16 होने वाला है। यानी इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने 15 सेट अच्छे से कवर किया था। आप जीके जीएस में कितने अच्छे से तैयारी करके रखे हैं ये सेट लगाइए और अपना हमें स्कोर कमेंट में बताना। चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है ये। आपसे पूछा जा रहा है, पॉलिटी से क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से वो कौन सी संस्थाएं हैं जिनके निर्वाचनों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई समन निर्वाचन सूची का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी इनमें से कौन सी ऐसी चुनाव होते हैं जिसमें समन तैयार नहीं करता है निर्वाचन आयोग। और इसका आंसर क्या होने वाला है? तो इसका आंसर होगा राज्य के विधान परिषदों की चुनाव। तो राज्य के विधान परिषद यानी ऑप्शन डी। अगर राज्य के विधान परिषद के बारे में बात करें तो विधान परिषद का बात करता है आर्टिकल कितना? तो आर्टिकल 171 में किसी राज्य के विधान परिषद का निर्माण किया जा सकता है या उसको समाप्त किया जा सकता है। तो भारत में भी 6 राज्य हैं जहां विधान परिषद है। 6 राज्य में से कौन कौन से राज्य हैं तो एक बार देख लेते हैं। एक तो हमारा अपना राज्य हो गया, ये हो गया बिहार, यहाँ विधान परिषद है। बगल में यूपी है, यहाँ भी है। फिर और हो गया एक महाराष्ट्र, यहाँ भी विधान परिषद है। अगर नीचे चले जाएं तो एक हमारा हो जाएगा कर्नाटका का क्षेत्र, यहाँ भी ये है। दूसरा हो जाएगा हमारा तेलंगाना का क्षेत्र, तेलंगाना में भी है। और हमारा एक हो जाएगा आंध्र प्रदेश का क्षेत्र, और आंध्र प्रदेश में भी विधान परिषद है। तो अगर आपसे पूछा जाए सीटों की संख्या, जो ऑब्वियस सी बात है पूछा जा सकता है, तो बिहार में बात करें तो सीटों की संख्या विधान परिषद में 75 है। यूपी में सबसे ज़्यादा है 100। महाराष्ट्र का बात करें तो महाराष्ट्र में विधानसभा की सीटों की संख्या हो जाएगा हमारा 78 और कर्नाटका में 75। तेलंगाना का बात करें तो यहाँ हो जाएगा 40। और अगर बात करें आंध्र प्रदेश का तो आंध्र प्रदेश का हो जाएगा 58। ये भारत में 6 राज्य में विधान परिषद है और ये 6 राज्य ये हैं। ठीक है। अगर कोई राज्य चाहता है कि विधानमंडल में विधान परिषद का गठन किया जाए तो वो आर्टिकल 171 के तहत विधानसभा से बिल पारित करके संसद के पास भेज सकता है और संसद साधारण बहुमत द्वारा उस राज्य के विधान परिषद का निर्माण कर सकता है या समाप्त कर सकता है, साधारण बहुमत। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है ये, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? साइंस का बेसिक सा क्वेश्चन है और आंसर होगा आरबीसी। आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना। आरबीसी को क्या कहते हैं? तो आरबीसी को रेड ब्लड सेल कहते हैं। आरबीसी का रंग लाल क्यों होता है? होता है ना, तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ये तो आपको पता होगा, ये बच्चा बच्चा को पता है। इसके अलावा रक्त का दाब पूछा जाता है, जो कितना होता है 120/80। रक्त दाब को मापते किसी यंत्र से है तो स्फिग्मोमैनोमीटर से मापते हैं ना, स्फिग्मोमैनोमीटर। ये बातें याद रखिएगा, ये कभी कभी पूछा जाता है। रक्त के बारे में अगर डब्ल्यूबीसी और ओबीसी का रेशियो पूछ लेगा तो आरबीसी 600 और डब्ल्यूबीसी 1। ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी का रेशियो होता है। डब्ल्यूबीसी का आकार जो होता है वो आरबीसी से थोड़ा बड़ा होता है और आरबीसी कलर में रेड होते हैं और डब्ल्यूबीसी कलर में वाइट होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है कल के एग्जाम में कि रक्त में कौन सा पदार्थ तरल अवस्था में पाया जाता है? तो तरल अवस्था में पाए जाने वाला पदार्थ है प्लाज्मा, और ये कल का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छे से क्वेश्चन लगाना और देखना कि आप कितना सही कर पा रहे हो। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? तो सब जानते हैं कि हृदय की धड़कन 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कती है ना। उस हिसाब से हम रेशियो निकाल सकते हैं। तो आंसर हमारा क्या होगा? आंसर होगा 0.08 सेकेंड। हृदय में उत्पन्न समस्याओं को किस चीज से नापा जाता है? यानी एक यंत्र होता है ना, ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अगर हार्ट में कोई समस्या है तो इसके जरिए, इस जांच के जरिए हम उसका पता लगाते हैं, ये आपको पता होगा। और हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। ये बात भी याद रखिएगा, कार्डियोलॉजी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है ना। डर्मेटोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ये सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
एक क्वेश्चन है हमारा किसका, मैथ का। मैथ का क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति एक दर्जन यानी 12 पेंसिल, एक दर्जन में 12 पेंसिल होते हैं, बेचता कितने में है, 25 रुपया में खरीद लेता है, ये खरीदा है। और 5 पेंसिल बेचता है, कितना में बेचता है, तो 12 रुपया में। तो बता दीजिए ओवरऑल अगर वो 12 पेंसिल बेच देगा तो कितना प्रॉफिट या कितना नुकसान होगा। तो पहले यहाँ से एक पेंसिल का दाम निकालते हैं। तो अगर एक पेंसिल का दाम यहाँ से निकालेंगे 12/5 करेंगे तो आएगा 2.4, है ना। एक पेंसिल वो बेचा है 2 रुपया 40 पैसा में। अगर एक पेंसिल 2 रुपया 40 पैसा में बेचा है तो 12 पेंसिल कितना में बेचा होगा, तो यहाँ मल्टीपल करेंगे, 12 चौक 48 यानी 8, और 12 दूनी 24, और 24 चार 28, यानी 28 रुपया 80 पैसे में ये पूरा पेंसिल बेच दिया। 12 का 12 खरीदा था 25 रुपये में, बेचा 28 रुपये 80 पैसा में, फ़ायदा हो रहा है। पूछ रहा है कितने प्रतिशत का फ़ायदा, तो यहाँ से अंतर कर लेंगे तो कितना रुपये का फ़ायदा हुआ है, 3 रुपया 80 पैसा का, और कितने में, 25 में। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीपल कर देंगे, 4 बार में कट जाएगा। अब जो निकल के आएगा आंसर हो जाएगा 8 चौक 32, 4 तिया 12, 13 14 15, यानी 15.20% का लाभ हो रहा है। आंसर दिख रहा होगा, 15.20% का लाभ। मैथ का बेसिक सा क्वेश्चन रहेगा, चाहे वो एनटीपीसी हो, बिहार एसएससी हो या बिहार दरोगा, इवन कल बीपीएससी में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो आराम से क्वेश्चन लगाना है, क्वेश्चन को समझना है, और एक एक करके जैसे स्टेप बाय स्टेप हम किए हैं इसी तरीके से आराम से करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो आप अगर भारत का मैप अगर देखोगे थोड़ा सा, तो पूरा मैप में नहीं बताने वाला, पूरा मैप हम यहाँ पे नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा मैप बनाएंगे जिससे हमें आइडिया मिल सके। ये जो है हिमालय का विस्तार इस तरीके से है ना, और ये तो हमारा भारत का मैप हो गया। हिमालय का विस्तार देखेंगे तो इस तरीके से हिमालय का विस्तार ये क्षेत्र में फैला है ना। यानी ये हमारा कौन सा क्षेत्र है, हमारा जम्मू कश्मीर का क्षेत्र, और ये हमारा कौन सा क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र। यानी ये सिंधु नदी घाटी और ये हमारा दिबांग घाटी। दिबांग और लोहित नदी ब्रह्मपुत्रा में मिलती है। ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं, ये तो आपको पता होगा। ब्रह्मपुत्रा नदी जब भारत के अरुणाचल प्रदेश में घुसती है और अरुणाचल प्रदेश के बाद जब असम में प्रवेश करती है तो 2 नदियाँ मिलती हैं यहाँ पे। एक का नाम होता है दिबांग और दूसरा का नाम होता है लोहित। जब ये नदी आपस में मिलती है तो सांगपो नदी ब्रह्मपुत्रा कहलाती है। और हिमालय का विस्तार सिंधु नदी से लेकर हमारा दिहांग नदी घाटी तक फैला हुआ है। अगर आपसे पूछे बृहद हिमालय का विस्तार, तो बृहद हिमालय यहाँ नंगा पर्वत, जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से लेके अरुणाचल प्रदेश में नामचा बर्वा तक फैला है। तो क्वेश्चन अच्छे से देखना है, ये हिमालय का विस्तार पूछ रहा है कि बृहद हिमालय का विस्तार पूछ रहा है। एक बात और, हिमालय को नदियों के आधार पर बांटा गया था, आपको पता होगा। ये हमारी सिंधु नदी है, यहाँ से बहती है। ये हमारी सतलज नदी है, यहाँ से आती है काली नदी, यहाँ से तीस्ता नदी और यहाँ से ब्रह्मपुत्रा नदी। तो ये जो जोन हमारा है, ये जोन, इसे कहते हैं हम पंजाब हिमालय। यानी पंजाब हिमालय जो हमारा है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो सिंधु नदी से लेके सतलज नदी के बीच में। और ये कितना किलोमीटर लंबा अगर पूछेगा तो ये 560 किलोमीटर है। और अगर नीचे देखें सतलज से काली नदी, ये है काली नदी, इसके बीच के क्षेत्र को कहते हैं कुमाऊं हिमालय। और ये एग्जाम में पूछा जाता है। और इसका विस्तार अगर देखें तो ये 320 किलोमीटर फैला है। और काली नदी से लेके तीस्ता नदी जो हमारा निकलती है कहाँ, सिक्किम से, और जाती है ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। उसके बाद ब्रह्मपुत्रा जमुना के नाम से जाना जाता है। इसके क्षेत्र को कहते हैं नेपाल हिमालय। और नेपाल हिमालय की कुल लंबाई 800 किलोमीटर की है। 800 किलोमीटर, अच्छे से याद रखिएगा। और इस क्षेत्र जो हमारा है, यानी ये तीस्ता है और ये हमारा ब्रह्मपुत्रा है। तो ये जो क्षेत्र में जो हिमालय पड़ता है इसे कहते हैं असम हिमालय। और असम हिमालय का विस्तार 750 किलोमीटर है। यानी नदियों के आधार पर सर सिडनी बुराड ने हिमालय को बांटा था।
और सबसे लंबी हिमालय नेपाल हिमालय है, जिसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर है, काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के बीच में। तो मैप ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दरोगा में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे, निम्नलिखित में से किस में से सबसे अधिक वायु होता है? यानी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बता दीजिए वायु का वेग सबसे अधिक किस में होता है? टाइफून, प्रभंजन, चक्रवात या टोर्नेडो? तो अगर बात करें हम तो इसमें आंसर होगा हमारा टोर्नेडो। टोर्नेडो जो हमारा है ये काफ़ी छोटा चक्रवात है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उठने वाला ये सबसे छोटा चक्रवात है, लेकिन इसमें सबसे वायुदाब होता है। इसकी चाल जो होती है 350 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और ये मुख्य रूप से अमेरिका के क्षेत्र में, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो बातें हैं अच्छे से याद रखिएगा कि सबसे तेज गति से चलता है टोर्नेडो। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानते हैं तूफान को, कहीं टाइफून कहते हैं, कहीं बिली बिली कहते हैं, कहीं चक्रवात कहते हैं। अक्सर जो हमारा बंगाल की खाड़ी है वहाँ चक्रवात आते रहता है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है बड़ा डिफिकल्ट टाइप का, ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है और क्लू भी देता है आंसर मारने के लिए। एक विशेष प्रकार की कुआं जिसमें जल स्तंभ के बाद के कारण पानी स्वतः एक छेद से अपने आप बाहर आते रहता है, वो क्या कहलाता है? ऑप्शन है बुमकूप, सोता, गर्म चश्मा या हमारा उष्णतोस्त। तो ये कहलाता है बुमकूप। बुमकूप जनरली रेगिस्तान के क्षेत्रों में देखा जाता है। आप देखे होंगे हमारा जो गल्फ कंट्री है वहाँ रेगिस्तान में अपने आप अंदर से तेल के कुएं फव्वारा निकलते रहता है ना। तो ये जो क्रिया होती है इसे बुमकूप कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और हाँ, लाइक कर देना वीडियो को, और अगर कोई क्यूरी आपका हो कि हमें हिस्ट्री पे, पॉलिटी पे, ज्योग्राफी पे कोई वीडियो चाहिए तो आप हमें बता देना, मैं वो वीडियो बना दूंगा। मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ हिस्ट्री का, बिगिनिंग टू एंड हम लोग करेंगे। पहले हम लोग सिंधु घाटी पढ़ेंगे अच्छे से और इसके बाद उससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू लगा लेंगे, है ना। और सिंधु घाटी से क्वेश्चन तो आता ही आता है, हर एग्जाम में आता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे आर्टिकल 19 के बारे में और इमरजेंसी के बारे में। अच्छे से क्वेश्चन आप पढ़ना। निम्नलिखित में से किसके कारण की गई, अब अगर क्वेश्चन लंबा होना तो इस परेशान नहीं होना है, ठीक है। आपात स्थिति की घोषणा के दौरान अनुच्छेद 19 के विपरीत भी किसी विधि का अधिनियम किया जा सकता है, यह कार्यकारी आदेश जारी किया जा सकता है। यानी वो कौन सी ऐसी क्रिया है जिसके तहत आर्टिकल 19 को समाप्त किया जाएगा? तो ये हमारा होगा युद्ध और बाह्य आक्रमण। अब आपको पता होगा कि इमरजेंसी हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो इमरजेंसी जो हमारा आपातकाल है, आपातकाल भाग किसमें है? संविधान के भाग 18। अगर आर्टिकल के बारे में बोला जाए तो 352 से 360, ये बार बार मैं रिपीट करता हूँ। और आपातकाल कहाँ से लिया गया है? तो आपातकाल कहाँ से लिया गया इसका आंसर आप हमें कमेंट में करना, ठीक है। आपातकाल, युद्ध और बाह्य आक्रमण, ये आर्टिकल 352 में बोला गया है। तो इसका आंसर होगा हमारा एक, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गैर संसद को संसद का संबोधित करने का अधिकार है, वो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो संसद का सदस्य नहीं है लेकिन फिर भी संसद में जाकर वो बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन वो चुनाव प्रक्रिया में वोट देने का अधिकार उसके पास नहीं है? तो इसका आंसर होगा हमारा भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल के बारे में अगर देखा जाए तो पहला आर्टिकल 76 है ना। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करेंगे? तो प्रेसिडेंट करेगा, और प्रेसिडेंट अपने मन से करेगा और अपने मन से इसे अपनी गद्दी पर से हटा भी देगा, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल के बारे में एक दो क्वेश्चन और बनता है। आप हमें बताइएगा, अभी एक नया अटॉर्नी जनरल बने हैं जो 16वें नंबर के हैं। पहली बात ये कि 16वें नंबर के अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं, इसका आंसर आप हमें कमेंट में देना कि वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है। और राज्य में एक होता है महान्यायवादी, और महान्यायवादी का पद क्रिएट किया जाता है आर्टिकल 165 के तहत, ठीक है। तो भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? आंसर होगा आर वेंकट रमन, ठीक है, आर वेंकट रमन। ये वर्तमान में 16वें नंबर के भारत के महान्यायवादी हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी रक्त ब्लड ग्रुप है, बच्चे में निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाएगा? यानी एक माता पिता है जिनका एक का ब्लड ग्रुप ए है, दूसरे का बी है।
तो कौन सी संभावना ऐसी है कि जब बच्चा जन्म लेगा तो उसमें कौन सा ब्लड ग्रुप रहेगा? आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी। ए भी रह सकता है, बी भी रह सकता है, ए बी भी रह सकता है और ओ भी रह सकता है। अगर बात करें ब्लड ग्रुप का, तो ब्लड ग्रुप की खोज कौन किया था? तो ब्लड ग्रुप हमारे 4 प्रकार के होते हैं, ये चारों आपके सामने दिया है। अगर ए बी का बात करें तो ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन नहीं होता, और एंटीजन नहीं होने के कारण ये किसी से भी रक्त ले सकता है। इसे यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और अगर बात करें ब्लड ओ का, तो इसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, और इसमें एंटीबॉडी नहीं होता। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सभी ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर लेगा, या कौन ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सभी ब्लड को देता है। तो वो तो आप जानते होंगे, ए भी जान लेना, इसे यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चंडीगढ़ में वास्तुविद ले काबूर्जियर किस देश के नागरिक थे? 2-4 क्वेश्चन तो ऐसा फालतू मिलेगा, तुक्का मत मारना, गलत हो जाएगा तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। अगर आप अभी तक सही करके आए हो ना, तो एक आध क्वेश्चन को छोड़ने का भी हिम्मत रखो, नहीं तो जबरदस्ती अटेम्प्ट कराने के चक्कर में आप गलत कर दोगे। इसका आंसर होगा फ्रांस। अगर बात करें चंडीगढ़ का, तो चंडीगढ़ किस लिए फेमस है? तो चंडीगढ़ हरियाणा में होता है। हरियाणा और पंजाब की संयुक्त जो हमारी राजधानी है चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ हाई कोर्ट में हरियाणा भी जाता है और पंजाब भी जाता है। चंडीगढ़ में एक गार्डन है जिसका नाम है रॉक गार्डन। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रॉक गार्डन का निर्माण कौन किया था? तो एक व्यक्ति थे नेक चंद, इन्होंने ही रॉक गार्डन का निर्माण करवाया था। नेक चंद राजा का नाम है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और सबसे बड़ा रॉक गार्डन है चंडीगढ़ में भारत का। शुष्क सेल एनोड में क्या होता है? तांबा, कैडमियम, जस्ता या ग्रेफाइट? तो शुष्क सेल में एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। तो एनोड जो बना होता है ये बना होता है जस्ते का, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता? ब्लड क्लॉटिंग। तो सबसे पहले ये पता होगा ना कि रक्त के थक्के जमाने के लिए कौन सी विटामिन चाहिए? विटामिन के। अब कौन सा ये है? तो ये है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता, यानी अगर हाथ आपका कट गया ना, तो आप दबाओगे ना, तो वहाँ पे थ्रम्बोसिन आकर वो रक्त को थक्का नहीं जमाएगा, फाइब्रिनोज अपना काम नहीं कर पाएगा ठीक से। और ये जो है ये एक अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिक रोग में कौन कौन रोग आते हैं? तो एक तो हीमोफीलिया हो गया, और दूसरे नंबर पे आता है कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। ये जो कलर ब्लाइंडनेस होते हैं ना, ये भी, इसमें भी व्यक्ति क्या करता है, आंखों से उसको लाल कलर हरा दिखाई देता है, इसलिए जनरली लोग हरे पर्दे पर फिगर बनाते हैं ना, वीडियो शूट करते हैं। तो ये जो हमारा है ये वंशानुगत रोग है, और ये सेक्स के दौरान फैलता है। और हीमोफीलिया का मुख्य वाहक जो होता है वो होती है मादा, यानी महिला। महिला होती है जो हीमोफीलिया को फैलाने का काम करती है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से विटामिन बी कौन सा है? यानी विटामिन बी का रासायनिक नाम पूछा है आपसे, और ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। तो विटामिन की खोज कौन किया था? ये बहुत बार हम बात की है कि विटामिन की खोज फंक करेंगे। कब करेंगे? तो 1912 में करेंगे। अगर बात करेंगे कि विटामिन बी का नाम क्या है, तो थायमीन है ना। विटामिन बी वन को थायमीन करते हैं। विटामिन ए को कहते हैं हमारा रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। और विटामिन सी होता है जिसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन ए को राइबोफ्लोविन कहते हैं, विटामिन ई, है ना। अब विटामिन के को टेकोफेरॉल कहते हैं। तो ये जो साइंटिफिक नाम है याद रखना। और विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता है। विटामिन ए, बी, सी, डी और के। विटामिन के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता। विटामिन ए के कारण रतौंधी होता है। विटामिन ई जो हमारा है वो प्रजनन क्षमता को प्रभावित करता है। विटामिन सी की कमी से हमारा एस्कॉर्बी नामक रोग होता है। और विटामिन डी से रिकेट्स होता है बच्चों में। कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स। और जो हमारा विटामिन ए और विटामिन बी जो है ये जल में घुलनशील, सॉरी ए नहीं, विटामिन बी और विटामिन सी दोनों जल में घुलनशील है। बाकी ये 4 विटामिन जो है वो वसा में घुलनशील है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? ऑप्शन में है दयानंद सरस्वती, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक या महात्मा गांधी।
आंसर क्या होगा? आंसर होगा दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात में हुआ है, गुजरात के काठियावाड़ जिला में होता है दयानंद का जन्म। कभी कभी पूछेगा दयानंद का जन्म कब होगा, तो 1824 के आसपास में होता है शायद इनका जन्म। और दयानंद के एक बचपन का नाम पूछेगा तो इनके बचपन का नाम था मूल शंकर, ठीक है। और दयानंद के बारे में पूछेगा, दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी, है ना। कौन सा समाज? आर्य समाज। तो पूछेगा आर्य समाज की स्थापना इन्होंने कब किया था, तो आर्य समाज की स्थापना ये करेंगे 1875 में। और आर्य समाज का हेडक्वार्टर आपसे पूछ लेगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ बना था, तो इसका हेडक्वार्टर बना था लाहौर में। और कब बना था ये पूछे तो 1877 में, 2 साल के बाद। तो आर्य समाज के बारे में पूछता है, दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम पूछता है। और दयानंद सरस्वती के एक गुरु थे जिनका नाम था पूर्णानंद, नाम था पूर्णानंद। और इन्हीं के कहने पे दयानंद ने का नाम मूल शंकर से बदलकर दयानंद रखा गया। और दयानंद सरस्वती के जीवन पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था जो उनकी माँ का पड़ा था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था का विलय वर्ष 1986 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किया गया? ये कौन सी ऐसी संस्था थी जिसका विलय किया गया था 1886 में? तो 1885 में तो खुद आईएनसी का गठन हुआ है ना, पुणे में हुआ था। पहली बैठक होना था पुणे में, लेकिन हो गया महाराष्ट्र में। पुणे में प्लेग फैल गया था, महामारी फैल गई थी, इसलिए हैजा हो गया था, प्लेग नहीं हैजा। तो हमारा वो मीटिंग पुणे से हटकर महाराष्ट्र में बैठाया गया। तो 85 में ए.ओ. ह्यूम ने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, जो भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से जाना जाता था। और दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसका नाम संघ से बदलकर कांग्रेस कर दिया गया दूसरे अधिवेशन में, जो 1886 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष भी थे दादा भाई नौरोजी ही थे, है ना। और ये जो सोसाइटी जो मिली थी ये था इंडियन एसोसिएशन, इसका मर्जर किया गया था आईएनसी में। तो आप हमको ये बताना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बेसिक से क्वेश्चन है। प्रथम अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। ये क्वेश्चन 6 जो है बार बार पूछा जाता है। कांग्रेस का विभाजन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, तो सूरत अधिवेशन 1907 में विभाजन हो गया था। और लखनऊ अधिवेशन 1916 में ये फिर से आकर एकजुट हो गए थे, नरम दल और गरम दल में बट गया था, है ना। आगे चलते हैं। वार्धा योजना का संबंध किससे है? तो वार्धा योजना का संबंध हमारा शिक्षा से है। और शिक्षा के लिए सबसे पहली बार व्यवस्था की गई थी भारत में 1854 के तहत, और इसे वुड डिस्पैच कमेटी कहते थे। वुड डिस्पैच पूछा जाता है, वुड डिस्पैच जो कमेटी थी वो किस लिए लाई गई थी? तो सबसे पहली कमेटी थी जो शिक्षा के क्षेत्र के लिए लाई गई थी, शिक्षा के विस्तार के लिए। अगला, अंटार्कटिका महाद्वीप पे मुख्य भूमि की खोज करने वाला निम्न में से व्यक्ति कौन था? अंटार्कटिका की खोज कौन किया था? तो ये किए थे फेबिन विलिंगसोसेन। 1820 ईस्वी में इन्होंने अंटार्कटिका की खोज किया था, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछना है, वो कौन सा ऐसा महादेश है जिसपे घास के मैदान नहीं है? तो अंटार्कटिका। वो कौन से ऐसे महादेश है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं पाई जाती है? इसका आंसर आप हमें कमेंट में करना, उस महादेश का नाम बताना जिसमें ज्वालामुखी एक भी नहीं है। निम्न में से कौन सा देश रबड़ के पेड़ का मूल स्थान है? यानी वो कौन सा ऐसा देश है जहाँ रबड़ की पैदावार अधिक नहीं की जाती है, बल्कि रबड़ मुख्य रूप से यहीं पर पैदावार हुआ था स्टार्टिंग में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ब्राज़ील, ठीक है। और अगर बात करें रबड़ का, तो भारत में केरला ऐसा क्षेत्र है, नीलगिरी की पहाड़ी, जहाँ पर रबड़ की खेती प्रचुर मात्रा में की जाती है, केरल। निम्न में से कौन शीतोष्ण घास के सुंदर उदाहरण है? शीतोष्ण घास के मैदान के बारे में पूछा जा रहा है। तो घास के मैदान 2 हैं, एक शीतोष्ण होता है, एक उपोष्ण या उष्ण कटिबंध का क्षेत्र होता है। तो अगर विषुवत रेखा के बारे में अगर देखोगे तो ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश है, और यहाँ से 23.5 डिग्री ऊपर और यहाँ से 23.5 डिग्री नीचे, ये जो होता है ये उपोष्ण घास का मैदान होता है। और इसके ऊपर जो होता है वो शीतोष्ण घास का मैदान होता है। शीतोष्ण घास का मैदान इसमें आएगा आंसर पंपाज, जो 35 डिग्री से लेकर लगभग 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश में पाया जाता है। अर्जेंटीना में से पंपाज के नाम से जाते हैं। ये अर्जेंटीना का घास का मैदान है जिसे पंपाज कहते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करोगे, ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र हमारे पास ये है, और यहाँ पे जो घास का मैदान है
शीतोष्ण घास का मैदान, इसे कहते हैं डाउन्स, डाउन्स। और जो दक्षिण अफ्रीका का क्षेत्र है ना, इसके बारे में देखेंगे तो इसे कहते हैं बेल्ट का क्षेत्र, डाउन्स बेल्ट। घास के मैदान में बेल्ट है, डाउन्स है, कंपोज है, सेल्वास है, लानोज है, ये सारे घास के मैदान हैं। तो अगर पूछा जाए शीतोष्ण घास का मैदान, तो एक हो गया डाउन्स जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, एक हो गया बेल्ट जो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। उलंग चाय का उत्पादन निम्नलिखित में से किस देश में होता है? तो उलंग चाय का उत्पादन जो होता है वो मुख्य रूप से चीन के क्षेत्र में होता है। भारत चाय के उत्पादन के मामले में दूसरे नंबर पे है, लेकिन उपभोक्ता के मामले में भारत पहले नंबर पे है। पूरे विश्व में पानी के बाद जो दूसरा सबसे अधिक पिया जाने वाला तरल पदार्थ है वो है चाय। और चाय में कौन सा एक पदार्थ पाया जाता है? तो चाय में पाया जाता है निकोटीन, है ना। निकोटीन पूछा जाता है, जो तंबाकू में भी पाया जाता है। कभी कभी यहाँ पे थीन आंसर दिया रहेगा, ठीक है। और कॉफी में पाया जाता है, उसे कहते हैं कॉफीन, है ना। भारत में काली रंग की चाय प्रसिद्ध है, जबकि जापान में हरी रंग की चाय पी जाती है। ब्लैक टी भारत में पीते हैं ना, पानी वाला चाय पीते हैं जिसको काला रंग का होता है। जापान में हरे रंग के चाय पीते हैं लोग। उस राष्ट्रीय आपातकाल के समय में संसद द्वारा विधानसभा के कार्यकाल का एक समय में कितने समय के लिए बढ़ाया जाता है? आपातकाल लग गया, राष्ट्रीय आपातकाल यानी आर्टिकल कौन सा? तो आर्टिकल 352 लग गया। अब इसमें विधानसभा कार्यकाल कितने वर्ष तक एक समय में बढ़ाया जा सकता है? कितने समय तक? आंसर क्या होगा? 6 महीना। गलत है, 1 साल होगा। अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा है 1 साल तक विधानसभा कार्यकाल बढ़ेगा, लेकिन अगर आपातकाल लगा और समाप्त हो गया तो मैक्सिमम ये 6 महीने तक चलेगा। और 6 महीने के अंदर अंदर फिर राष्ट्रीय आपातकाल के खत्म होने के 6 महीने के बाद हमारा विधानसभा का कार्यकाल फिर से शुरू करना है। 1 साल से ज़्यादा तक बढ़ाया नहीं जा सकता, ठीक है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर आप हमें दो ना। लोकसभा का कार्यकाल किस संविधान संशोधन के तहत 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था? और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना हुआ था कब? 2005। हाँ, 2005। आगे, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो मैं क्लू देता हूं, बताओ। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? एडम स्मिथ की ना। हाँ, तो ये एडम स्मिथ को कहा जाता है। जरूरी नहीं कि आपको आंसर सीधे सीधे आए, कभी कभी ये भी होता है कि आप दूसरे तरीके से भी आंसर लगा सकते हो। तो तरीका जो भी है, आंसर सही होना चाहिए, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था कैसी है? भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? सीधा नियोजित योजित नहीं देखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था है तो मार देंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का मिला जुला रूप। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण कहा जाता है? यानी प्रकाश संश्लेषण में इनमें से कौन से किरण भाग लेते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण में इनमें से भाग लेने वाला जो है वो दृश्य प्रकाश है, ठीक है। दृश्य प्रकाश में प्रकाश का संश्लेषण सबसे ज्यादा जो होता है वो रेड कलर में ज्यादा होता है और वायलेट में सबसे कम होता है। रेड कलर का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है ना, इसलिए प्रकाश संश्लेषण वहां सबसे अधिक होता है। आगे, सयांता गुणांक का मात्रक क्या है? तो मात्रक भी पूछा है तो देख लो कैसा पूछा है। इसका मात्रक है पोवाइजली, तो आंसर होगा पोवाइजली। आगे, निम्न में से किसे बटन सेल कहा जाता है? बैटरी में जो सेल लगाते हैं ना, बाजू में जो घड़ी होता है, कलई की घड़ी, उसमें लगता है बटन सेल और इसे कहते हैं मरकरी सेल। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, मरकरी सेल। निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण इंजीनियर के नाम से जाना जाता है? इसमें पर्यावरण इंजीनियर कौन थे? तो पर्यावरण से रिलेटेड जो इंजीनियर थे इनका नाम था GD अग्रवाल। सलीम अली के बारे में पूछे तो सलीम अली पक्षियों का विशेषज्ञ है और भारत के गोवा क्षेत्र में सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य है। कहाँ है? गोवा में। जितेंद्र सिंह के बारे में देखें तो जितेंद्र सिंह को कहा जाता है भारत में जल का पितामह, ठीक है। तो ये बातें याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से किस वर्ष समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट शुरू किया गया था?
तो अभी तक पूछा गया है टाइगर से रिलेटेड, अभी तक पूछा गया है हाथी से रिलेटेड, अभी पूछा जा रहा है कछुआ से रिलेटेड। और एक क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है कि बिहार का वो कौन सा जिला है जहाँ पे कछुआ प्रजनन केंद्र खोला गया था हाल फिलहाल में। तो आंसर होगा पटना। ठीक है, यहाँ आंसर होगा वर्ष 1919। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस तिथि को प्रतिवर्ष पुलिस स्मरण दिवस मनाते हैं? तो पुलिस स्मरण दिवस कब मनाते हैं? दिवस भी पूछ रहा है तो देखो कैसा पूछ रहा है। अच्छा, इनमें से कोई भी एक दिवस है जो आप जानते हो? जानते हो क्या? 24 अक्टूबर यूएनओ दिवस, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, ये आपको पता होगा। तो अगर पता है तो आप इसको एलिमिनेट करके मार सकते हो। अब 3 ऑप्शन बचा। एक और पता है, ये इस दिन मनाते हैं विजय दिवस। ठीक है, विजय दिवस, ये भी हट गया। 21 नवंबर पता है क्या मनाते हैं? विश्व टेलीविजन दिवस। तो हमारा ये भी हट गया। अब कोई बता सकता है कि इसका आंसर क्या होगा? अब इसका आंसर आप हमें कमेंट में देना। ठीक है, देखते हैं कौन बच्चा इसका आंसर सही दे पाता है। और इसके बाद भी अगर नहीं दे रहे हो ना तो भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या ही बोले, निम्न में से किस खेल को दक्षिण भारत का चेड्डू गुड्डू के नाम से जाना जाता है? चेड्डू गुड्डू, ये दक्षिण भारत का एक खेल है जो उत्तर भारत में इसे सिंपल भाषा में कबड्डी कहते हैं। कबड्डी के बारे में बात करें तो कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 ही खिलाड़ी होता है। ठीक है, लेकिन टोटल 12 खिलाड़ी होते हैं जिसमें से 7 खिलाड़ी फील्ड में जाते हैं और बाकी के जो खिलाड़ी है ना 5 खिलाड़ी वो बगल में बैठे रहते हैं कि अगर कोई इंजर्ड हुआ ना तो उसकी जगह पे वो स्थान ले सके। ठीक है, अब आता है खो खो। खो खो में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है ये आप हमें कमेंट में बताना। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से किस वर्ष सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार प्रदान किया गया? किस वर्ष से? तो ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है 2019 से। आगे चलते हैं। निम्न में से किस वर्ष ऑल इंडिया रेडियो का गठन किया गया था? ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो का गठन जो होगा वो होगा 1936 में। तो अच्छे से इसको देख लेना। आगे चलते हैं। निम्न में से किस तिथि को हिटलर ने आत्महत्या की थी? हिटलर का जन्म जर्मनी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो हिटलर का जन्म 1889 में हुआ था। ठीक है, और इसकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 30 अप्रैल 1945 को। हिटलर बचपन में चित्रकार बनना चाहता था, चित्रकार। और ये जर्मनी में पहले विश्व युद्ध जब हुआ था यानी 1914 से 1918 के बीच में ये जर्मनी में की सेना में एक सैनिक था। लेकिन ये इतना प्रसिद्ध हो गया कि 1939 में इसने पोलैंड पे अधिकार कर लिया, आक्रमण कर दिया। और दूसरा विश्व युद्ध का कारण था जर्मनी द्वारा पोलैंड पे आक्रमण करना। और हिटलर लास्ट में अपने आप को शूट कर लेता है 1945 में। ठीक है, जब विश्व युद्ध वो हारने लगता है तब। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे रनिंग कैरी के नाम से जाना जाता है? रनिंग कैरी, ये ऐसा जानवर है ना जो मतलब विपत्ति वाली परिस्थितियों में भी जीवित रहेगा। दूध काफ़ी अच्छा देता है और इसके दूध में काफ़ी अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ये होगा बकरी। बकरी को गरीबों का गाय कहा जाता है। ये क्वेश्चन एक बार दरोगा पूछा था कि इनमें से कौन गरीबों का गाय के नाम से जाना जाता है, तो आंसर होगा बकरी। राजस्थान के क्षेत्र में ना बकरी बहुत पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है, एक देख लो, एक ही क्वेश्चन में भी होगा। 4 बढ़ा लुप्त संख्या गिनी है ना, 4 यहाँ से 4, यहाँ से 4, यहाँ से 8 बढ़ा, सॉरी यहाँ से 12 बढ़ा और यहाँ से 12 बढ़ा। तो पहले 4 बढ़ा फिर 12, अब क्या करेंगे? 12 दूनी 24, 12 तिया 36। यहाँ से यहाँ 3 मल्टीप्लाई किया था ना, तो यहाँ से यहाँ हम भी 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगला बार क्या होगा? 36 बढ़ेगा और 36 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 72 होगा। तो आंसर क्या होगा? 72। और अगला नंबर भी पूछेगा तो इसमें 36 ही ऐड होगा, यानी कितना हो जाएगा टोटल? 108। ठीक है ना, आगे चलते हैं। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश के एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो गगनयान मिशन के लिए हमारा इसरो ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया है। तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ये करंट का क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना? तो ये बना है आर्मेनिया। आंसर होगा आर्मेनिया। ठीक है, आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। खबरों में रहा सिंहचलम मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो सिंहचलम मंदिर जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट,
73वां मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 के खिताब किस देश की विक्टोरिया केजर थेलविग ने अपना नाम किया? नाम दे दिया है। यूनिवर्स प्रतियोगिता 73वां हुआ था और ये जो थी हमारी वो कहाँ की थी? डेनमार्क की थी। आगे चलते हैं। आईसीसी वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी किस देश करेगा? तो ये मेजबानी करने वाला देश है हमारा भारत। आगे चलते हैं। राजगीर बिहार में जो खेल हुआ था अभी उसका स्लोगन क्या था पूछ रहा है शुभंकर। तो इसका शुभंकर था हमारा गुड़िया। कायाकल्प योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो कायाकल्प योजना जो है अच्छे से देख लो, अगर करंट पढ़े हो आंसर लगाओ। आंसर होगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। यह है आज का लास्ट क्वेश्चन। भारत में नए नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन थे? कैग के बारे में पूछ रहा है। तो ये आंसर आप हमें कमेंट में करना। और एक क्वेश्चन इसके जगह पे मैं बता दे रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के अभी मुख्य न्यायाधीश चुने गए, उनका नाम है संजीव खन्ना। तो मेरे नाम से याद रखना, इनका नाम है संजीव खन्ना। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के नए जो अध्यक्ष बने हैं, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश, उनका नाम है संजीव खन्ना। कैग कौन है, इसका आंसर आप हमें कमेंट में देना। तो आज का सफर हमारा यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एक्यूरेसी अच्छी रही होगी। अगर अच्छी है तो कमेंट में बताना कि आप कितना क्वेश्चन सही कर पाए। ठीक है, और अगर कोई भी वीडियो से क्वेरी होगा रिलेटेड तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं आप हमें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।